Good morning, ma'am. Hello, good morning all. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so we'll revise once what is tax and from starting, okay? So as I told you, what is tax? Tax is a revenue income for the government. You know, there are the two types of tax. Direct and indirect. Yes, direct and indirect tax. One second. See why we need to pay tax? Because we use government resources. Yes, we use government resources. So because government needs a huge fund to expand their welfare resource, like welfares, use roads reconstructions, bridge and all. Expenses on health is like hospitals and all. So we have already discussed about two types of tax: direct tax and indirect tax. Indirect tax, ultimate burden of tax payment and responsibility to pay tax. It goes to who earns the income. In the second situation, you can see that जो इनकम अर्न कर रहा है उसको टैक्स पे करना है, वो फर्स्ट सिचुएशन हो गया. सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है, जब तक आप कुछ लाइक बर्डन आप लोग के ऊपर आएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टैक्स पे करने की वो आपकी नहीं है, वो सप्लायर की है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. इफ यू हैव अ हायर इनकम, हायर टैक्स लगेगा. वो डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने देखा था. ये इनकम टैक्स है, हम लोग को इनकम टैक्स पढ़ना है. ये हमारे टॉपिक्स है जो हमको कवर अप करने हैं. फर्स्ट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ऑफ इनकम्स एंड ऑल. उसके बाद हम लोग को टोटल वैसे 13 चैप्टर्स है. फोर्थ वन इज ऑन प्रोजेक्ट, जो पूरे चैप्टर्स खत्म होने के बाद आप लोग को प्रोजेक्ट सॉल्व करना होगा. सो विल स्टार्ट. इनकम टैक्स एक्ट इज 1961, जो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट हुआ था, जो सितंबर 1961 में आया था. उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हुए, उसके बाद फर्स्ट को 1962 से रूल्स एंड रेगुलेशन में अप्रूवल हो गया. ये जो इनकम टैक्स है वो होल ओवर अब इंडिया एप्लीकेबल है. फिर मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट ऑलरेडी है, तो फाइनेंस एक्ट लाने का क्या जरूरत पड़ा वो लोग को. रेट्स डिसाइड करने के लिए और जो भी चेंजेस है उससे रिलेटेड उसमें यस, जो भी स्लैब रेट अमेंडमेंट वगैरह है. उसमें करने के लिए. यस यस, जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह है, जो भी चेंजेस करना है, वो लोग एवरी ईयर चेंज करते हैं फाइनेंस एक्ट में. ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू पे टैक्स, बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा चाहिए. वो लोग लाइक वेलफेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं. मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लोगे कि अगर एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है. लैंडलॉर्ड अगर अपना प्रीमाइसेस अगर टेनेंट को यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो लाइक एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि सामने वाला उसको कुछ दे. सो वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है दैट इज रेंट. से हम लोग हमारी चीज़ अगर किसी को देते हैं तो हम लोग को एक्सपेक्टेशन रहता है कि लाइक कुछ तो देगा वो सामने से. तो यहाँ पे वो रेंट दे रहा है, तो सेम वे यहाँ पे भी गवर्नमेंट का भी सेम है. यू कैन सी यहाँ पे गवर्नमेंट है और ये लाइक शी इज काउंटिंग हर मनी. सो हम लोग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग को टैक्स पे करना ज़रूरी है. रिसोर्सेज मैंने एग्जांपल दिया था आपको. एजुकेशन है, जैसे स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, ब्रिज है, रोड है, मिलिट्री वालों को एंड पुलिस, लाइक जो भी है, ये सब वेलफेयर फंड में जाता है. ये सब पैसा हमारा, तो टैक्स पे करना नेसेसरी है. We have already discussed about the types of person. What is person? Like there are 8 types of person: individual, HUF, partnership firm, body of individual, association of individual, local authority, and company, and artificial judicial person. There are 8 types of persons are there. So we have already discussed what is individual. Individual is natural human being. HUF is like a relation created to the operation like of Hindu law. पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पे क्या होता है, लाइक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता है टू शेयर द प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट यू विल शेयर फ्रॉम द बिजनेस. कंपनी इट्स आर्टिफिशियल रजिस्टर अंडर लॉ. लोकल अथॉरिटी, मैंने आपको बताया था कि हम लोग को अगर टैक्स वगैरह पे करना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे.
तो यहाँ पे एक म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत होता है, बीएमसी वगैरह जो भी है, यहाँ पे लोकल अथॉरिटी जैसा होता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लाइक जो यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसको रन जो कर रहा है वो पर्सन है, बट यूनिवर्सिटी जो है वो आर्टिफिशियल है, लेकिन उसको रन जो कर रहा है वो पर्सन है, इसके लिए उसको यहाँ पे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोला गया है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर्स ऑफ टू, मतलब अगर फॉर एग्जांपल से अगर कोई कंपनी है और अगर कोई कंपनी में कोई इंडिविजुअल अगर ज्वाइन करना चाहता है, दैट मीन्स वो कंपनी ऑल्सो एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल ऑल्सो एक पर्सन है, मतलब दोनों यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर ऑफ टू, दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, या यू कैन कॉल इट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स लाइक यहाँ पे क्या होता है, लाइक जैसे एज अ पार्टनरशिप जैसा ही होता है यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी, बट यहाँ पे हम लोग का एग्रीमेंट साइन नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप में एग्रीमेंट साइन होता है कि हम लोग आपको कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मैं आपको कितना लाइक प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलेगा हमारे यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हम लोग को थोड़ा, हाँ यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये लोग हैंड रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसको आंसर आता है वो हैंड रेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्यू शो देखने का था हम लोग को। मैम आवाज चली गई आपकी। आ रहा है आवाज? हाँ अब आई। ओके, सो इसका आंसर दीजिए आप लोग। द इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1st April 1962. 1962 a person includes Individuals, individual, HUF, company, partnership partnership firm, judicial person, local authority, body of individual and association of individuals. okay. Section 231 is for person, Or person. assessment year can be a period of 12 months. 12 months, only 12 months, Only 12 months. yes, only 12 months, not less than, not more than. Year in which income is taxable, it's known as, assessment year, Year. and the income is earned is known as, previous year, yes. XYZ LLP falls under which category? Partnership firm. partnership, Yes, partnership, because LLP is limited liability partnership. Municipality of Delhi falls under dash category of a person. Local local authority, authority. Yes, local authority. Section dash of the Income Tax Act 1961 define the terms person. Section subsection 2, 31, subsection 31. Yes. Previous year is defined in, 2 subsection 3, yes, 2 subsection 3. Income of a business commenced on 1st March 2019 will be assessed in assessment year. 1920, 1920. Yes, 1920. Income tax is levied on the dash of a person. Income. gross total income, Gross. Gross total income, yes. Heads of income. Salary. Income from salary, salary, house house property, property, capital gain, business and profession, and other sources. Okay. Tax is the dash for the government. revenue Revenue income, income. Income tax in India, like, is charged the rate described by, finance Finance act, Act. yes. Example of a company. Can you give an example? XYZ private limited, Any private limited. Or Any private. limited company. Yes.
Okay, so heads of income under Income Tax Act 1961 is there are 5 types of incomes. Heads, income from salary, income from house property, income from business and profession, income from capital gain, and income from other source. Told you like अगर employer employee को salary दे रहा है, it comes under first one income from salary. अगर आपके पास घर है, आप उसको रेंट पे दे रहे हो, that means you are earning rental income. That means it comes under income from house property. You are running a business or you are giving a professional service, so it comes under income from business and profession. And if you have a home like house and you are solding it, so it will come under income from capital gain. And other source it like casual income. अगर आपने ऐसे ही कुछ कमाया जो इस चारों हेड में नहीं आ रहा है, that means comes in this head. like जैसे कि इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ. ओके, नेक्स्ट इज सैलरी. लाइक हम लोग ने इन डिटेल भी देखा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या आता है. वेजेस लाइक जो भी रहेगा वो सब आ जाएगा. रिलेटेड एम्प्लॉय कुछ रहेगा तो बिजनेस रिलेटेड में क्या आएगा, आपको इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा. आपके बिजनेस में अगर प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू पे टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. यहाँ पे मैंने हाउस की बात की थी. रेंटल इनकम जो रहेगा, लेकिन जो रेंटल इनकम होना चाहिए वो ओनर का होना चाहिए. घर जो है वो ओनर का होना चाहिए, और ओनर ने अगर भाड़े पे दिया तो ही यहाँ पे आएगा. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद भाड़े पे ले लेते हैं घर, फिर हम लोग को यूज नहीं होता तो हम लोग किसी और को भाड़े पे चढ़ाते हैं. जो अभी फिलहाल मार्केट में ये बिजनेस बन गया है, भाड़े पे लेने का फिर उसको वापस भाड़े पे चढ़ाने का. इसमें भी अर्न इनकम बहुत होता है. तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो आप लोग, भाड़े पे लेके फिर भाड़े पे चढ़ाना, तो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है. बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कभी आएगा जब आप घर के ओनर हो और अपने घर भाड़े पे दिया है, वहां से रेंटल इनकम आ रहा है, दैट मीन्स वो यहाँ पे आएगा. क्लियर हुआ यहाँ पे सबको? फिर यस वो अगर हाँ. रेंटल वाला रेंट पे दोगे तो वो कहाँ जाएगा, अगर आपने ऑलरेडी रेंट पे लिया है? अदर सोर्स. यस, वो अदर सोर्स में, वो अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि वो आपका रेंटल इनकम नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम नहीं है. ठीक है. फिर कैपिटल गेन का मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसा कुछ कैसे अर्न करोगे, कुछ कैपिटल एसेट बेच के अगर कुछ अर्न कर रहे हो तो. मैंने आपको तो घर का एग्जांपल दिया था, वैसे कैपिटल एसेट की बात चल रही है यहाँ पे. फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने आपको बताया था, डिविडेंड हुआ, रॉयल्टी, सिक्योरिटी. ओके, ये सब. फिर हुई एसएससी. who is Person who a is person liable to pay tax. Yes, a person who is liable to pay any tax or amount payable to the government. So यहाँ पे हमारा बात हुआ था, ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है. Government giving you the opportunity to assess your income, like your compute your tax liability by himself only and pay the tax. Okay. So we have discussed about previous year and assessment year. Assessment year is like 12 months beginning from April of any year. So what is our assessment year right now? '20 and '21. 21. Yes. See, what is previous year? You can say like 12 months before any assessment year, like you can say. So previous year is our 1920. See, previous year is income earn जो आपने किया रहेगा वो आपको previous year हो जाएगा, और previous जो आपने income earn किया है उसका जो tax आप पे करने वाले हो वो आप assessment year में पे करोगे. Okay. So मैंने वही बताया. See, assessment year is only for 12 months and previous year can be a less than 12 months. Because if the business is started between a year, then previous year may be a less than 12 months, right? This is an exception case. You have to remember. So we have already discussed about advance tax. What is advance tax? See, normally situation में government get tax on assessment year. बट अगर आप लोग जिस ईयर आपने इनकम अर्न किया है उसी साल अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट के लिए वो एडवांस हो जाएगा. एंड टैक्स इज पेड इन एडवांस व्हेन द टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन ₹10,000. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स लायबिलिटी. अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर है तो आपके प्रीवियस ईयर में, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एडवांस में.
एडवांस मीन्स प्रीवियस ईयर में अर्न करो, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे कर दो, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं पे एज यू अर्न द इनकम। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? Yes. Okay. Yes, sir. So this is the example we have taken. Like if you have income earning 18-19, tax should be paid in the year 18-19 only. And if you earn the income in 19-20, tax should be paid in 19-20. And income earned in 20-21, tax should be paid in 20-21. Pay as you earn. जैसे जैसे कमा रहे हो वैसे वैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते जाओ, गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा है। उसके बाद हाउ मच परसेंट, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किया, हाउ मच परसेंट लाइक ऑफ पेइंग टैक्स इन इंडिया? 1. ओनली 1%। जेन्युइनली आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज गवर्नमेंट को सिर्फ 1% लोगों का ही पैसा मिलता है, बाकी लोगों को अभी लाइक रिटर्न फाइल सब लोग करते हैं, नील रिटर्न जाता है, गवर्नमेंट को एक्चुअली 1% जाता है। तो 1% में अगर गवर्नमेंट क्या क्या रिसोर्सेज में आप एक हेल्प कर सकती है वेलफेयर वगैरह में। तो मैंने बताया था कि एडवांस टैक्स जो है वो कितने परसेंट लोग वो पे करते हैं? 1% का 90%. 90%. 90%, 1% का ही हम लोग बात करें ना, 90% लोग पे करते हैं। ओके, सो व्हाट डिड यू लर्न? यहाँ पे हम लोग ने देखा कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इनकम टैक्स का। गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकम है, 2 टाइप के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। पर्सन्स कितने टाइप के हैं वो हम लोग ने देखा। तो हम लोग ने इसके ऊपर सम्स भी सॉल्व किए थे, पर्सन के ऊपर और हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर। मैंने व्हाट्सएप पे डाला था, आपको पता है, आप लोग ने सॉल्व करके Yes. दिया था। Yes, ma'am. यस, तो इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एसएससी क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या है, वो सब हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखना था कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। सो रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। टैक्स लायबिलिटी जो हमारा डिसाइड होगा, मतलब टैक्स लायबिलिटी मतलब अगर आप इंडिया में हो तो आपका टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो हम लोग देख के डिसाइड करेंगे। आपका सिटीजनशिप क्या है वो देख के डिसाइड हमको नहीं करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा? जैसे कि आपका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में कितना है, उससे हमको पता चलेगा कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, सो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो मुझे एवरी ईयर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि इंडियन सिटीजन है तो जरूरी नहीं है कि वो रेसिडेंट ही होगा। मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ अरे यार ये तो इंडियन सिटीजन है, ये रेसिडेंट ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। या तो वो फॉरेन सिटीजन है तो जरूरी नहीं है वो एनआरआई होगा, बिकॉज अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो हो सकता है वो इंडिया में आके यहाँ इंडिया का सिटीजन बन गया हो। नॉर्मली यहाँ के लोग करते हैं ऐसा, इंडियन सिटीजन लोग रहते हैं वहाँ पे जाके ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, फिर वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे भी इनकम चल रहा है, वहाँ पे भी इनकम चल रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट बोलती है एवरी ईयर आपको चेक करना है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, सो वंस यहाँ पे अगर आपने फाइंड आउट किया कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है तो आपको आंसर आएगा कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर आपको रेसिडेंट आया तो आपको 2 और चेक करना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। ऑर्डिनरी मतलब जो परमानेंट यहाँ पे ही रहते हैं, लाइक समथिंग दैट। ओके, ये कंडीशन क्या है 6 में, जरा बताना, याद है आप लोगों को? 182 days Pay net or 182 days or more in previous year. यस, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कंडीशन 6 में, अगर आपको रेसिडेंट है या नहीं जानना है तो उसका जो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं पहले ही, स्टे शुड बी लाइक 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन उसका बोल रहा है, 2 पार्ट है सेकंड कंडीशन में भी, या तो आप उसको बोलो कि 60 डेज रुके या तो वो 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। दैट मीन्स आपको पहले क्या चेक करना है, 182 डेज या 60 डेज, विच एवर इज लाइक यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको ये बी वाला पार्ट तो कंपलसरी है बिकॉज यहाँ पे एंड लिखा है। अगर कोई और बोल रहा है, जैसे कि अगर लाइक मैंने बीच में उस दिन डिस्कस भी हुआ था हमारा कि लाइक वो बोल रहे हैं कि 182 और 60 में और नहीं है, 60 और 365 में और है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा भी आप पढ़ सकते हो, सिर्फ यहाँ पे लिखने का फॉर्मेट अलग है, बाकी कंडीशन तो सेम ही है। आपको पहले चेक करना है कि कोई भी पर्सन उसके प्रीवियस ईयर में 182 डेज रुका है या नहीं, बिकॉज अगर आप बोल रहे हो कि कोई भी पर्सन 179 डेज रुका है तो 182 डेज वाला फुलफिल नहीं होता है, तो यू कैन गो फॉर सेकंड कंडीशन। दैट मीन्स 60 डेज तो फुलफिल हो रहा है बिकॉज 179 डेज जो है वो 60 क्रॉस होता है। फिर आपको सेकंड चेक करना है कि 365 डेज हो रहा है या
नहीं, पिछले साल 4 इयर्स में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन 2 है, या तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स। पिछले 10 साल की बात चल रही है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर को छोड़ के। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की बात चल रही है। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में से 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि 7 इयर्स में से, लाइक प्रीवियस ईयर को छोड़ के 7 इयर्स, बिकॉज पीपीवाई बोला है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 730 डेज होना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ ये? तो हम लोग ने इसका यहाँ पे देखा भी था। हाँ, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, अगर ये कोई भी पर्सन ये 2 एक्सेप्शन में आता है तो हम लोग को सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करना है, दैट इज 182 डेज। क्या कंडीशन है, एक्सेप्शन केस क्या है? Indian citizen living for employment purpose. Yes, and the Indian citizen living for employment purpose. And second is Indian origin. yes, Indian origin, वो कोई भी पर्पस है यहाँ पे इंडिया में आए। इंडियन ओरिजिन मीन्स मतलब ancestors अगर उसके इंडियन है या उसका फैमिली में पेरेंट्स इंडियन थे तभी। या ओके, लाइक उसके पेरेंट्स वगैरह वहाँ पे है, लाइक इस पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है बिफोर 15 अगस्त 1947 और बॉर्न इन इंडिया, सो वहाँ पे आ जाएगा। ओके, एक्सेप्शन केस था। फिर हम लोग ने ये सम देखा था, जो आप लोग को ऑलरेडी पता है। काउंट कैसे करते हैं वो मैंने बताया था उस दिन। क्लियर है ये सम ना? ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में देखा। हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो एवरी ईयर काउंट करना होगा। ये जो डिपेंड होता है वो रेसिडेंशियल स्टेटस पे है, सिटीजनशिप पे नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग ने कंडीशंस देखा। तो मुझे पता चलेगा अगर वो रेसिडेंट है तो मुझे आगे फर्दर 2 कंडीशन चेक करना है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, ये मैंने आपको बताया था, समथिंग विच कम्स एट 2G स्पीड एंड गोज आउट एट 4G स्पीड। व्हाट वाज दैट? Salary. दैट्स अ इनकम। ओके, कोई भी इनकम की बात करो, कोई भी इनकम देखो आप, जो आता है तो मतलब लाइक स्लोली आता है बट जाता फास्ट है, तो कोई भी इनकम हो। बट यहाँ पे हम लोग को इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करना है। What is salary? What do you mean by salary? Amount paid by employer to employee for his services. There are basic of charges. Like यहाँ पे आपको हर चैप्टर में उसका बेसिक चार्ज मिलेगा। बेसिक चार्ज मीन्स उसका मीनिंग बताएगा वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे सैलरी का बेसिक चार्ज क्या है? सेक्शन 15। सो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो बेसिक चार्जेबल है वो सेक्शन 15 है। और यहाँ पे आपको पूरे लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जो हेड्स है वो 15 to 17 रहेगा। लाइक जैसे कि 15 में आपको मीनिंग बताया है, लाइक यहाँ पे 17 में मीनिंग बताया है, 15 में उसका चार्जिंग सेक्शन हो गया, फिर 16 में डिडक्शंस बताया है, वैसे ये लोग ने यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। सैलरी इज टैक्सेबल एट अर्लीस्ट पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय अर्लीस्ट पॉइंट? Due or receive whichever is earliest. Yes, due or receive whichever is earlier. We have seen the examples also. यहाँ पे हम लोग ने देखा था इंडियन का कि कोई भी पर्सन का अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 15 में है, फॉर एग्जांपल से लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने सर्विस दिया तभी आपका ड्यू डेट खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर इंडिया में अगर बात करो नॉर्मल सिचुएशन में, अगर कोई भी पर्सन का डेट ऑफ ज्वाइनिंग 15 में है अगर, तो उसका जो ड्यू होता है सैलरी का वो उसका मंथ एंड हो जाएगा तो उसको ड्यू हो जाता है। जैसे कि ये सिचुएशन में 31 मई को उसका ड्यू हो जाएगा सैलरी, बट जबकि उसको मिल कब रहा है 10 जून। दिस डिपेंड ऑन योर कंपनी, लाइक कभी वो लोग का सैलरी पॉलिसी क्या है वैसा।
बट इंडिया में प्रोबेबली अगर देखोगे तो 1 to 15 या 20 के बीच में ही आपको सैलरी आएगा। तो ये सिचुएशन में क्या हुआ, आपका ड्यू पहले हो गया, 31 मई को ड्यू हो गया, लेकिन आपको रिसीव कब हुआ, 10 जून को हुआ। तो ये सिचुएशन में आपको फिर ड्यू के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन लाइक एमएनसी कंपनी की अगर आप बात करोगे तो फॉर एग्जांपल से अगर आप बात करोगे कोई भी पर्सन का अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5 अप्रैल है, तो ड्यू डेट कब होगा, जब मेरा मंथ एंड खत्म हो जाएगा तब। तो यहाँ पे ड्यू कब होगा मेरा, 30 अप्रैल को। 30th April. रिसीविंग योर सैलरी ऑन 27 अप्रैल, योर रिसीविंग ड्यू डेट से पहले आपको मिल रहा है। तो ये सिचुएशन में आपको रिसिप्ट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर? ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग बताया था, 3 पॉइंट्स में मैंने बाइफरकेट किए हुए हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑफ सर्विस, लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होता है यहाँ पे। उसके बाद कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लाइक योर पेमेंट शुड बी इन द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। So I gave you the example of course of employment. जैसे का भी अगर जो लाइक मेन बिजनेस है, लाइक जो मेन अर्निंग कर रहे हो आप, इनकम जो आपको मेन सैलरी मिल रहा है, वो आपका जो होगा वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुआ है वहाँ पे। जैसे कि आपके पास अगर टाइम है तो आपने अगर कुछ सेकेंड जॉब लिया तो वो सेकेंड जॉब ऐसे पार्ट टाइम के लिए अगर लिया रहेगा तो वो आपका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, याद है, प्रोफेसर का एग्जांपल दिया था, और फिर उसके पास टाइम है तो वो पेपर चेकिंग क्लासेस में भी करते हैं जाके। सो पेपर चेकिंग जो कर रहे हो वो इनकम कहाँ पे जाएगा, टैक्सेबल? अदर्स। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। और ये जो उसको प्रोफेसर का जो इनकम मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आपको 4 चीजें पढ़नी है। मीनिंग जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपको 3 पॉइंट पे बाइफिकेशन करके। आपको डिडक्शन पढ़ने हैं, अलाउंसेस है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। सी डिडक्शन इज आपको गवर्नमेंट ने लाइक बेनिफिट दिया हुआ है कि अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो हम लोग आपको थोड़ा सा डिडक्शन दे रहे हैं, जो आपका बेनिफिट है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रहा है। अलाउंसेस भी इट्स अ बेनिफिट बट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, both allowances and retirement benefit. So general point you should be remember this, like salary or wages, both you are getting, it's taxable under head of income from salary. If you are receiving your salary or like you have received or receivable from more than one employer, it's also taxable in this head. For going of salary, like if you are not getting your salary from your employer, then too it's taxable in head of this income from salary. You have to pay the tax on this amount. Surrender of salary to central government, as I told you about, like मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास लाइक आप लोग अगर सैलरी नहीं ले रहे हो, आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है, आप सैलरी नहीं ले रहे हो और वो आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को सरेंडर करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मुझे सैलरी नहीं चाहिए मेरा। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को डोनेट किया है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज आपका पूरा सैलरी आप उनको दे रहे हो, तो आप टैक्स क्या दोगे। लेकिन अगर आपने अपना सरेंडर किया है सैलरी, किसी और को किया है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना डोनेट, हमने चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट वगैरह कर दिया है, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, आपको टैक्स लगेगा। उसके बाद मैंने बताया था सैलरी रिसीव फ्रॉम फॉर्मर, प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव। फॉर्मर एम्प्लॉयर दैट मीन्स योर पास्ट एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, आपको लाइक फॉर्मर एम्प्लॉयर से आपको हो सकता है प्रोविडेंट फंड वगैरह मिले, पीएफ वगैरह जो डिडक्शन होता है वो मिल सकता है आपको। प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिलेगी। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से मैंने क्या बताया था आपको, क्या मिलेगा, एडवांस सैलरी। यस, यू विल गेट द एडवांस सैलरी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, बट ऑल आर टैक्सेबल। तो उसके बाद हम लोग को अलाउंसेस देखने हैं। Allowances is like extra benefit you are getting from your employer, maybe a taxable, fully taxable, maybe a non taxable, हो सकता है वो पार्टली टैक्सेबल, उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। सो इस सैलरी का बेसिक मीनिंग लाइक बताया था मैंने आपको, बेसिक सैलरी जो है वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा, वो ग्रॉस अमाउंट पे होगा। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि पूरे टैक्स में अगर आप कोई भी अमाउंट ले रहे हो वो नेट अमाउंट नहीं रहेगा, वो हम लोग को यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट ही लेना है। उसके
नेट बेसिक सैलरी इसका ये जो लाइक है, अगर आपको किसी ने बोला कि मेरा नेट बेसिक सैलरी इतना है, तो डिडक्शंस जो भी हुए वो सब आपको उसको एड बैक करने हैं। प्रोफेशन टैक्स हुआ, टीडीएस हुआ, तो आपको ग्रॉस बेसिक सैलरी हो जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So dearness allowance, it's a like benefit you are getting, like जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तभी आपको ये मिलेगा। You are getting extra benefit from your employer, then too you have to pay the tax on this amount. This is fully taxable. So dearness allowance is fully taxable at the time of inflation you get it. तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयर है वो कुछ सोच रहा है यहाँ पे। वो क्या सोच रहा था? वो सोच रहा है कि एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा सर्विस दी है, सो आई शुड थैंक हिम। सो दिस इज द एम्प्लॉय, ओनली जस्ट थैंक्स फॉर माई 10 years ऑफ हार्ड वर्क। लाइक नॉर्मली अगर हम लोग को कोई थैंक यू बोल रहा है तो हम लोग बोलते हैं ना, यार 10 साल आपके इधर काम किया, तो आप सिर्फ मुझे थैंक यू बोल रहे हो। सो इसने बोला ठीक है चलो, एम्प्लॉयर ने आपको बोला क्या, ठीक है आई विल पे यू 15 days का सैलरी एक्स्ट्रा, जितना भी आपने मेरे यहाँ पे काम किया होगा, जितना भी साल आपने काम किया है, यू हैव बीन वर्किंग विद अस। सो अभी ये थैंक यू बोल रहे हैं। सो ये किसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सो हम लोग यहाँ पे ग्रेचुइटी का डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेचुइटी। यस, जो भी आपका ग्रेचुइटी में क्या हो रहा है, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है कि आपको मिलेगा जब आप जॉब छोड़ के जाओगे तब। तो यहाँ पे उसके बाद एलिजिबिलिटी किसके लिए है, ये ग्रेचुइटी सबको मिलेगा क्या? तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपका मिनिमम 5 years अगर है जॉब में तो आपको मिल सकता है, लेकिन आपका जो सर्विस दे रहे हो वो कंटिन्यूस प्रोसेस पे होना चाहिए, और आपकी जो कंपनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड होनी चाहिए। ग्रेचुइटी का जो एक्ट है 1971 उसमें वो कवर्ड होनी चाहिए। ये आपको कब मिलेगा? जब आप जॉब छोड़ के जा रहे हो, तो ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेचुइटी का डिस्कस किया था कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको एक टैक्स नहीं पे करना, एग्जेम्प्ट है। अगर नॉन गवर्नमेंट है तो हम लोग को ये वो कवर अप करना पड़ेगा, लाइक हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कवर्ड है या नहीं। तो एक कैलकुलेशन था, हम लोग ने वो देखा है ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग को पेंशन का देखना है। पेंशन, व्हाट यू मीन बाय पेंशन? हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग को मिलता है पेंशन। तो अगर आपने अनकमिट किया है, अनकमिट मतलब लाइक जो मंथली लिया है, इंस्टॉलमेंट में लिया है, वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल रहेगा वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट। अगर कम्यूटेड है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट रहेगा तो चेक करना पड़ेगा उसका जो कंडीशन है वो। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रेचुइटी आपको मिल रहा है पेंशन के साथ साथ तो 1/3 एग्जेम्प्ट रहेगा, सिर्फ पेंशन मिल रहा है तो हाफ एग्जेम्प्ट रहेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट यहाँ तक सबको? यस। Yes, ma'am. तो यहाँ पे हम लोग ने लीव एनकैशमेंट की बात की थी। मैंने आपको पूछा था आप लोग कैलेंडर कब देखते हो। छुट्टी के दिन भी अगर आप लोग काम कर रहे हो तो उसका पैसा आपको मिलेगा यहाँ पे। ओके।